हेलो एवरीवन, मैं त्रिशा। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है जो एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। इसका जो हर साल है, इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आपके इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। आपका पाँचों सब्जेक्ट में इसके क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसे हम क्विक रिवीजन द्वारा फिनिश करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो जो आप मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम डील करें और हमारा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट रहे। तो एनसीएफ जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है 2005 का, उसका थीम कहाँ से लिया गया है? यह रविन्द्रनाथ टैगोर का जो निबंध है सभ्यता और प्रगति, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या बताया है? इसमें उन्होंने बताया है कि जो सृजनात्मकता, उद्गार और आनंद बचपन की एक कुंजी है। ठीक है, जो सृजनात्मकता है और उद्गार, ये जो है ये आनंद, चाहे आनंद है, ये क्या है? ये बचपन की एक कुंजी है। फिर इसमें बताया गया है कि जो हमारा, देखिए यहाँ जो दिया गया है इसमें शामिल है कुछ विचार है, कर्म की स्वतंत्रता है, दूसरों की भलाई है, भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, नई स्थितियों का लचीलेपन और रचनात्मक तरीके से सामना करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति, आर्थिक प्रक्रिया, समाज में बदलाव, योगदान देने के लिए काम करने की क्षमता, इन सब चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है। फिर अगर किसी एक तो दूसरा हमारा बताया गया है इसमें कि इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता में आज गहरी विकृति आ गई है। तो क्या कारण है कि इसमें विकृति आ गई है? इसका प्रमाण यह तथ्य है कि शिक्षा बच्चों के माता पिता के लिए तनाव और बोझ का कारण बन गई है। अब जिनके पास कोई साधन नहीं है वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? तो उनके लिए क्या हो गया है कि एक बोझ का कारण बन गया है तो शिक्षा। तो इस विकृति को मजबूत करने के लिए पाठ्यचर्या का दस्तावेज में पाठ्यचर्या जो है का निर्माण किया गया, जो 5 निर्देश सिद्धांत का प्रस्ताव रखा गया। तो वो पांचों निर्देश पर हम ध्यान देंगे। वो पांचों निर्देश क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, जो हमारा ज्ञान है उसको स्कूल से, मतलब जो बाहर का जीवन है उससे कनेक्ट कराना है। बच्चों का जो जीवन है उसके बाहरी जीवन से उसके स्कूल के जो ज्ञान है उसको कनेक्ट कराना। फिर परीक्षा के अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। परीक्षा को क्या करना है? लचीलापन बनाना है और उनके जो कक्षा की गतिविधियां हैं, जो प्रैक्टिकल कुछ भी हम करवा रहे हैं उससे उनको कनेक्ट कराना है, जोड़ना है। फिर हमारा थर्ड नंबर बताता है कि एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास करना जिसमें प्रजातांत्रिक, उनके अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना और प्रजातंत्र की भावना बच्चे के अंदर आ सके। फिर यह सुनिश्चित करना कि पढ़ाई जो है सो रटंत पर ना होकर उनके ज्ञान यानी समझ पर आधारित होनी चाहिए। फिर पाठ्यचर्या जो है विकास का संबंधन इस प्रकार हो कि बालकों का सर्वांगीण विकास, उनके सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना है, मतलब कि उनका टोटल जो है, मतलब कह सकते हैं कि उनका सर्वांगीण विकास किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या एवं व्यवहार के लिए निहितार्थ का मतलब क्या होता है? निहितार्थ का मतलब होता है निर्माण करना। रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो विद्यार्थी सक्रिय रूप से क्या करते हैं? पूर्व प्रचलित विचारों में उपलब्ध सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए ज्ञान की रचना कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर यातायात की व्यवस्था को पाठ या चित्र में दृश्य सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं हम, तो पढ़ने तथा उसे विद्यार्थी में चर्चा करने से उसके यातायात की जो संबंधित उसका जो नॉलेज है उसके निर्माण में क्या होगी? मदद मिलेगी। तो ये उसका कनेक्ट करके हम पढ़ा रहे हैं किसी चीज़ से, मतलब उसके जो पूर्व ज्ञान है उससे कनेक्ट करके हम उसे पढ़ा रहे हैं। अगर कोई गाँव का बच्चा है तो उसे हम बैलगाड़ी के बारे में बताना है, तो सड़क के बारे में पढ़ाना है, तो हम कैसे पढ़ाएंगे? उसे मान लीजिए बैलगाड़ी का एग्जाम्पल देंगे तो वो अपने विचार को क्या करेगा? बैलगाड़ी के इर्द गिर्द घुमाएगा और उसके विचार जो बैलगाड़ी के इर्द गिर्द घूमेंगे तो वो मतलब तार्किक जो चिंतन है वो कर पाएगा, सोच पाएगा कि अच्छा तो ऐसे सड़क होती है, ऐसे रास्ते होते हैं, मतलब जो भी चीज़ है इन पर खुद अपना दिमाग लगाएगा। तो टीचर को क्या करना है? इन्हीं सारी चीज़ों को मतलब पर ध्यान देना है ताकि बच्चे का जो हो सर्वांगीण विकास हो सके। तो एनसीएफ ने यही बात कही है। फिर कहा है कि बच्चे के संज्ञान में अध्यापक
में अध्यापकों की भूमिका बढ़ जाती है। बच्चों का जो संज्ञान है उसमें क्या होता है, अध्यापकों की भूमिका बढ़ जाती है। क्यों? यदि ज्ञान निर्माण की उस प्रक्रिया में ज़्यादा सक्रिय रूप से शामिल हो जिसमें बच्चे व्यस्त हैं। मान लीजिए बच्चा जो करना चाह रहा है उसमें टीचर उनकी क्या करे, हेल्प करे। सीखने की प्रक्रिया में जो व्यस्त है वो बालक को उसके ज्ञान के सृजन में को खुद करने दे, मतलब खुद से करके सीखने दे, यही कहा जा रहा है। फिर बच्चे को जो प्रश्न, बच्चे से क्या करना है, प्रश्न पूछने की अनुमति देना है जिसमें वो स्कूल में जाने वाली चीज़ों का संबंध बाहरी दुनिया से स्थापित कर सके। और एक उत्तर जो याद करने के लिए उनको मतलब जोर नहीं देना है कि एक ही उत्तर इसका यही आंसर होगा, इसी पर उनको मतलब रटाना नहीं है किसी भी चीज़ को। उनकी अनुभव और अपने अनुभव को बताने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। बच्चों को में समझ विकसित करने के लिए क्या करना है, हमें महत्वपूर्ण कदम उठाना है। ठीक है, तो एक संवेदनशील समझदार अध्यापक यह जानता है कि भली भांति चुने हुए कार्य वह प्रश्नों में व्यस्त कर पाता है ताकि वह विकास की क्षमता का अनुभव कर सके। तो एक अच्छा जो टीचर है वो इस चीज़ को जानता है कि बच्चे से हम क्या करेंगे, बच्चे के हम जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए उसके कार्य में प्रश्नों में व्यस्त कर देंगे। मतलब कि जो उनके जो पहले की नॉलेज है उससे उनको कनेक्ट करके उनको खुद से मतलब किसी क्वेश्चन का, किसी समस्या का खुद से हल करने देंगे, तो वो क्या होगा, उनके ज्ञान का विकास होगा। फिर पूछना, अन्वेषण करना, ये सब चीज़ें जो है ना, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें करने देना है एक छात्र को। तो यही बताया गया कि पूछना, अन्वेषण करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, व्यवहारिक प्रयोग करना, ऐसा चिंतन जिससे सिद्धांत बन सके, विचार स्थिति की रचना, ये सब चीज़ें सभी बच्चों के लिए सक्रिय व्यवस्था की को सुनिश्चित करती है। तो ये सब सक्रिय व्यवस्था को सुनिश्चित करती है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी क्या है, पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो जहाँ भी आप क्वेश्चन में ये सब चीज़ें आपको दिखे तो आप एकदम से इसको टिक लगा देना कि ये हमारा आंसर सही है। फिर स्कूलों द्वारा ऐसा अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि बच्चे क्या कर सके, प्रश्न पूछे और चर्चा की एवं चिंतन कर अवधारणा का आत्मसात अपने अंदर कर सके, नए नए विचारों का। फिर उन्हें क्या करना है, उन्हें रटन प्रणाली पर से अलग रखना है। तो हमें वास्तव में इस बात पर सोचना है, ताकि हम सोचना चाहिए कि हम हमेशा बच्चे से सवाल करके जवाब देने के लिए ही क्यों कहते हैं। दिए गए उत्तर के लिए प्रश्नों की एक सूची बनाना भी सीखने का वैध परीक्षण हो सकता है। मान लीजिए हम बच्चे को हमेशा बोलते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन हमने पूछा, आप इसका आंसर करो, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मान लीजिए उन्हें एक उत्तर दे दिया और उन्हें बोला कि अब आप इस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उस पर विचार करो। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे अपना दिमाग यूज़ करेंगे, अपना ज्ञान, उससे क्या होगा, उनका जो है थिंकिंग पावर बढ़ेगा। ठीक है, तो यही हमें बच्चों के अंदर करना है। तो अंतःक्रिया, इंटरेक्शन का मूल्य क्या है, इंटरेक्शन का क्या मूल्य है, क्या यूज़ है। तो सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। जो अंतःक्रिया है वो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मतलब इंटरेक्शन करके, मतलब कि कनेक्ट करके आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीज़ों, लोगों के कार्य व भाषा दोनों के माध्यम से अंतःक्रिया करना, इधर उधर घूमना, खोजना, अकेले काम करना, अपने दोस्तों, वयस्कों के साथ काम करना, भाषा को पढ़ना, अभिव्यक्त करना, पूछने और सुनने की जो के लिए जो प्रयोग करना है, ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण क्रिया है जिससे सीखना जो है संभव होता है। इसलिए इस संदर्भ में यह अधिगम होता है और इसके प्रत्यक्ष जो है संज्ञानात्मक महत्वता बढ़ती है हमारी। और स्कूल में जो शिक्षा है, स्कूल की शिक्षा को अधिगम का एक बड़ा ही हिस्सा है। जब अब भी व्यक्ति आधारित है, जो अध्यापक को ज्ञान हस्तांतरित करने वाले के रूप में देखा जा सकता है। मतलब एक टीचर क्या करता है, ज्ञान को हस्तांतरित करता है, मतलब कि अपने पास से बच्चे में डालता है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो अध्यापक को अपने से एक बच्चे में हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तब हम अगर अच्छे अध्यापक बनेंगे तभी तो बच्चे जो है वो भी एक अच्छा नागरिक बनेंगे। तो अध्यापक को उन अनुभवों का आयोजन समझा जा सकता है जो बच्चे के सीखने में सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, हाँ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विवरण। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है यानी एनसीएफ 2005 है, उसकी रूपरेखा कैसी है उस पर अब हम एक नज़र डालेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा एनसीएफ है, सॉरी यहाँ है ना, हाँ, इसकी रूपरेखा कैसी है। तो इसका नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है उसको हम कितने भागों में, इसे हम पार्ट
भागों में बांटकर वर्णित किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। तो पहला टॉपिक क्या है? पहला इसका है परिप्रेक्ष्य। तो परिप्रेक्ष्य में इसमें क्या बताया गया है कि इसके विषयों को बांटा गया है। तो इसमें कौन सा विषय डाला गया है? तो परिप्रेक्ष्य में जो पाठाचार्य की रूपरेखा का परिचय, पार्श्वलोकन, मार्गदर्शन, सिद्धांत, गुणवत्ता का आयाम, शिक्षा का सामाजिक संदर्भ तथा शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षा का जो लक्ष्य है और महत्वपूर्ण विषयों को समावेशित इसमें किया गया है। ठीक है, इसमें मिलाया गया है। इसके इस भाग में महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षा होनी चाहिए, ये क्या हो रहा है? हाँ, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षा हमारी सूझबूझ पर आधारित होनी चाहिए, मतलब हमारे ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए और इस पर बोझ नहीं डालना है, बच्चों पर बोझ को कम करना है। इस तथ्य को समझना ताकि शिक्षा के लक्ष्य समाज के तत्कालीन महत्वाकांक्षाओं की जरूरतों के साथ शाश्वत मूल्यों तथा समाज के सरोकार के साथ बृहद मानवीय आदर्शों को भी प्रतिबिंबित करता है। नेक्स्ट है हमारा ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण करना जो लैंगिक न्याय, मूल्यों, लोकतांत्रिक व्यवहारों, अनुसूचित जाति एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या का आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो तथा उसमें राजनैतिक एवं आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता हो। तो बच्चे को कैसा बनाना है? एक अच्छा नागरिक बनाना है ताकि उनमें लैंगिक न्याय आए, मूल्य आए, फिर लोकतांत्रिक व्यवहार आए, उनमें अनुसूचित जनजाति मतलब ऊंच नीच की भावना ना रहे। तो बच्चे का हमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बच्चे का हमें सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है। सीखना और ज्ञान। सीखना और ज्ञान का मतलब क्या होता है? इस भाग से सक्रिय विद्यार्थी को प्राथमिकता विद्यार्थियों के संदर्भ में रखना, विकास और सीखना तथा पाठाचार्य एवं व्यवहार के लिए निहितार्थ जैसा विषयों का समावेशन है। तो जो सीखना और ज्ञान है ये क्या है? ये जो है सो विद्यार्थियों के संदर्भ में रखा गया है। तो जो विकास और सीखना तथा पाठाचार्य जो है वो व्यवहार के लिए निहितार्थ जैसे विषयों का समावेशन किया गया है। इस भाग में महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित जो है इस प्रकार से दिए गए हैं। समाज में मिलने वाले अनौपचारिक शिक्षा विद्यार्थियों में अपना ज्ञान स्वयं सृजित करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है। बाल केंद्रीय शिक्षा का अर्थ है बालकों में अनुभव एवं स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। तो बाल केंद्रीय शिक्षा का क्या मतलब है? जो बच्चे के अनुभव हैं और उनके स्वरों मतलब उनकी जो भाषा है उनकी सक्रिय सहभागिता लेने देना उनको, मतलब उनको जो है अगर क्लास में मान लीजिए कोई बच्चा है वो अपनी मातृभाषा बोल रहा है तो हमें उसे हतोत्साहित नहीं करना है, हमें उसे प्रोत्साहित करना है, मतलब कि हमें उन्हें बोलने देना है, उन्हें रोकना नहीं है। बच्चे में ऐसे वातावरण में जल्दी सीखते हैं, बच्चे जो क्या करते हैं ऐसे वातावरण में जल्दी सीखते हैं जहां उन्हें लगे कि उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि बच्चे कहाँ सीखते हैं? बच्चे अगर उन्हें अच्छा वातावरण मिलेगा तो बच्चे कोई भी चीज़ को उससे इंटरेक्ट करके जल्दी सीखेंगे। प्राथमिक स्कूल में विश्वविद्यालय तथा शारीरिक एवं भावनात्मक सुरक्षा प्रत्येक प्रकार के सीखने की आधारशिला है। तो जो हमारा विश्वविद्यालय चाहे हमारा प्राथमिक स्कूल है वो क्या है? एक आधारशिला है हमारे सीखने का। सभी बच्चे स्वतंत्र खेलों और औपचारिक खेलों, योग आदि की गतिविधियों में सहभागिता और शारीरिक तथा मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। तो बच्चों का जो स्वतंत्र खेल है मतलब बच्चे को खेलने भी देना है, फिर औपचारिक खेल है, योग है, जो भी गतिविधियां हैं उनमें बच्चे जो है शारीरिक रूप से पार्टिसिपेट करें, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है? संज्ञान का अर्थ। संज्ञान का क्या अर्थ होता है? कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया की समझ। जो हमारा कर्म है यानी काम है और हमारी जो भाषा है मतलब हमारी जो बोली है उसके माध्यम से स्वयं अपने आप को और दुनिया को समझना। आसपास के वातावरण, प्राकृतिक चीज़ें व लोगों से कार्य व भाषा दोनों के माध्यम से अंतःक्रिया करना सीखने की प्रक्रिया का भिन्न अंग है। मतलब जो हमारे आसपास का जैसा वातावरण है, हमारी प्रकृति कैसी है, हमारे चीज़ व लोगों के कार्य करने और फिर हमारे जो भी भाषा है दोनों के माध्यम से जो अंतःक्रिया करके इंटरेक्ट करके जो हम सीखते हैं उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हमारा
वही प्रक्रिया क्या है हमारी, सीखने की प्रक्रिया है। शिक्षक एक उत्प्रेरक है जो विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के लिए ज्ञानार्जन के क्रम में व्याख्या और विश्लेषण के लिए प्रोत्साहित करता है। तो शिक्षक एक क्या है, मोटिवेट करता है बच्चे को। ठीक है, तो यही बताया गया है यहाँ पर। समावेशी कक्षा शिक्षा के पाठ्य योजना की इकाई योजना की इंगित करने के लिए बच्चों की आवश्यकता कक्षा में जारी गतिविधियों को बदल सकते हैं। तो जो एक टीचर है वो बच्चे को अगर समावेशी कक्षा का मतलब अच्छा वातावरण देना है, बच्चे को एक क्लासरूम, ऐसा क्लासरूम देना है जिसमें बच्चे क्या करें, अपने ज्ञान को वो करके अच्छे से विकास कर सके। तो उसके लिए जो टीचर है वो क्या कर सकता है, कुछ गतिविधियों में बदलाव भी कर सकता है। तो यही सब चीज़ें यहाँ बताई गई है। जो मेन टॉपिक है वो सब हमारा क्लियर हो जाएगा अगर हम वो क्वेश्चन करते चलेंगे। फिर बच्चों की बुनियादी क्षमताओं का बौद्धिक विकास, मूल्यों और कौशलों के लिए वृहत आधार का तैयार करना, अवलोकन, अन्वेषण, विश्लेषणात्मक विमर्श तथा ज्ञान की विषय वस्तु विद्यार्थियों की सहभागिता में प्रमुख क्षेत्र है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा दिया गया पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्था और आंकलन। तो ये क्या है, इस पर एक नज़र हम डालेंगे। इस भाग में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, शास्त्र शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, काम शिक्षा, आवास, सीखना, अध्ययन और जो आंकलन की योजना तथा आंकलन के मूल्यांकन जैसे विषयों का समावेशन किया जाता है इसमें। इस भाग का महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है। यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं, वो कौन से हैं इस पर एक बार हम नज़र डालते चलेंगे। बहुभाषिता एक ऐसा संसाधन है, बहुभाषिता मतलब जो एक बच्चा है, मान लीजिए वो बहुत सारी भाषा को बोल रहा है तो उसे ही हम बहुभाषिता कहेंगे। मदर टंग भी बोल रहा है, मान लीजिए वो हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, भोजपुरी बोल रहा है, तो हमें क्या करना है, बच्चों को इनकरेज करना है ताकि वो और नई भाषाओं को सीख सके। तो उसे मान लीजिए दूसरा बच्चा मिल रहा है तो वो भी बोलने की कोशिश करेगा दूसरी भाषा को। तो ये क्या हो रहा है, बहुभाषिता वाला क्लासरूम बन रहा है। तो हमें बच्चे को क्या करना है, बच्चों को बढ़ावा देना है इसके लिए। तो यही दिया गया है कि बहुभाषिता एक ऐसा संसाधन है जिसकी तुलना सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर किसी अन्य राष्ट्रीय संस्थान में की जा सकती है। ठीक है, तो फिर द्विभाषिता, बहुभाषिता क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, विस्तृति, चिंतन, सामाजिक सहिष्णुता और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाने में बढ़ाती है। मतलब यही बताया गया है कि उससे क्या होता है कि बहुभाषिता वाले लोग हैं तो वो क्या होगा, उनका बौद्धिक स्तर और बढ़ेगा। भाषीय अल्पसंख्या वर्गों के बच्चों की प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था उनकी मातृभाषा में करना और संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है। तो जो प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या करना है, जो शिक्षा की व्यवस्था है वो मातृभाषा में होनी चाहिए ताकि उनका संज्ञानात्मक विकास हो सके। फिर गणितीय अवधारणा को भिन्न तरीके से निरूपित करना, गणितीय समर्थन को बढ़ावा देना, परिप्रेक्ष्य तथा निरूप जैसे कौशलों का विकास में गणित बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। तो गणित के लिए एक अवधारणा है, गणित के लिए अवधारणाओं के विभिन्न तरीके का निरूपण किया जा सकता है ताकि गणित का जो सीखने के लिए समर्थन के लिए बढ़ावा देना है। फिर गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य तार्किक ढंग से सोचने, अमूर्तों का निर्माण करने तथा संचालित करने योग्यता का विकास करने के लिए होना चाहिए। विज्ञान का गत्यात्मक निरंतर परिवर्धन ज्ञान का एक ऐसा भंडार है जिसमें अनुभव के नवीन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। विज्ञान की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें शिक्षार्थी तरीकों एवं प्रक्रियाओं का बोध करने में सक्षम हो सके। तो बस इसमें यही बताया गया है कि जो भी कोई सब्जेक्ट है उसको क्या करना है, उसको एक तो इजी बनाना है, बच्चे के अकॉर्डिंग बनाना है, बच्चों को ध्यान में रख के बनाना है और बच्चों को जो है खुद से करके कोई भी चीज़ सीखने देना है ताकि वो एक्टिविटीज़ के माध्यम से कोई भी चीज़ सीखे। और एक्टिविटीज़ के माध्यम से कोई भी चीज़ सीखते हैं बच्चे, खुद भी कुछ समस्या का हल करते हैं और चाहे कोई चीज़ सीखते हैं तो उनको बहुत लंबे समय तक वो चीज़ हमेशा याद रहती है। तो इसीलिए हमें एक्टिविटीज़ पर और एक्सपेरिमेंट पर फोकस करना है। जो हमारी एक्टिविटीज़ और यहाँ एक्सपेरिमेंट दिया गया है उस पर हमें फोकस करना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर हमारा सामाजिक विज्ञान हो, विज्ञान हो, गणित हो, इन सब चीज़ों को और हमें उनके पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करके उन्हें पढ़ाना है। तो यही यहाँ पर बस यही दिया गया है। फिर विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो विद्यालय और कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चा जो है आसानी से उसमें क्या कहे घुल मिल जाए और बच्चा उसमें
सीख सके कोई चीज़, और बच्चे को वहाँ पर मतलब घुटन ना हो, डर जैसा ना लगे, ऐसा वातावरण बिल्कुल क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो यही यहाँ पे बस यही दिया गया है कि इस भाग में भौतिक वातावरण सक्षम बनाने वाले वातावरण का पोषण, सभी बच्चों की भागीदारी, अनुशासन और सहभागी प्रतिबंधन, अभिभावकों और समुदायों के लिए स्थान, पाठ्यचर्या का स्थल और अधिगम के संसाधन, समय तथा शिक्षक की स्वायत्तता एवं व्यावसायिक स्वतंत्रता जैसे विषयों का समावेशन है। इस भाग में महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है। जो कौन कौन से तथ्य हैं बताया गया है। चेतन और अचेतन। तो ये चेतन का मतलब और अचेतन का मतलब क्या होता है? दोनों रूप में बच्चे हमेशा विद्यालय के भौतिक वातावरण में निरंतर अंतःक्रिया करते रहते हैं। चेतन और अचेतन दोनों रूप में जो है बच्चा क्या करते रहता है, विद्यालय के भौतिक वातावरण जो है उसके साथ इंटरेक्ट करते रहता है। कक्षा का आकार शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। किसी अवस्था में शिक्षक तथा शिक्षार्थियों का अनुपात क्या होना चाहिए? 1:30 से अधिक होना वांछनीय नहीं है। मतलब 30 बच्चे पर कितना होना चाहिए? एक टीचर होना चाहिए। यही यहाँ बताया गया है कि एक जो शिक्षक और शिक्षार्थी का अनुपात क्या है? 1:3। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, स्कूल की संस्कृति कैसी होनी चाहिए कि शिक्षार्थियों को अक्षमता का उजागर करने के साथ साथ ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि हो और क्षमता का विकास को बढ़ावा मिले, और बच्चे जो है सक्रिय रूप से भागीदारी ले। अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो कार्य के संपन्न होने में मदद करे, साथ ही बच्चों की सक्षमता को बढ़ावा दे या ठीक है, तो ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। फिर व्यवस्थागत सुधार। तो व्यवस्थागत क्या सुधार है उस पर इस भाग में गुणवत्ता को लेकर सरोकार, पाठ्यचर्या नवीनीकरण के लिए शिक्षा परीक्षा सुधार, बाल केंद्रीय शिक्षा, विचार एवं व्यवस्था का नवाचार तथा नई समझदारी जैसी विषयों का समावेशन किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो बच्चों का शिक्षा व्यवस्था कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, जिसमें वो स्टैंडर्डाइज का प्रयोग करना चाहिए, जिससे अभिप्रेरणा मिले और क्षमता की समग्र विधियों का पूर्ण मान्यता पर आधारित होनी चाहिए। और इसमें फिर बताया गया है कि शिक्षक का जो काम है कि वो क्या करे कि केंद्रीय शिक्षा का अर्थ होता है कि बच्चे में उन परिवेश, प्राकृतिक संसाधनों तथा जीविका से संबंधित ज्ञान आधारों, सामाजिक अंतर्दृष्टि तथा कौशलों के लिए विद्यालयी व्यवस्था में उनकी गरिमा और मजबूती के स्रोतों में बदलना, मतलब जो भी है बच्चे के अकॉर्डिंग करना। ठीक है, तो नियोजन के उपागम का मतलब होता है ये क्यों दिया गया है? हमारी शिक्षा आज भी सीमित पाठ्य योजना पर आधारित है। हमारी जो शिक्षा है वो सीमित पाठ्य योजना पर आधारित है। हमें बताया जाता है कि हमें कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली करके सीखनी चाहिए, तो यहाँ पर वो बात नहीं की जाती है। बस पढ़ाया जाता है कि हाँ हमें कोई चीज़ प्रैक्टिकली करके सीखनी चाहिए, लेकिन आज भी हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को पर प्रेशर डाल रहे हैं और बच्चे को कह रहे हैं अच्छा ये चीज़ याद करके ही आनी है। तो बच्चे उस चीज़ को अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो हम उन पर क्या कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, जो नहीं करना है। और अंत में यह देखना है कि बच्चे का मूल्यांकन पर भी बड़ा जोर हो रहा है। बच्चे पर हम क्या करें, मूल्यांकन पर भी जोर डाल रहे हैं कि याद करने की किया कि नहीं किया, जबकि ज़रूरत यह है कि हमको बच्चों को ज्ञान का सृजन करना है, कि बच्चों को मतलब उनका जो है उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो किसी चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ हमने पढ़ाया वो चीज़ उनके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इस चीज़ का हमें मूल्यांकन करना है। ठीक है, और केवल गणित, विज्ञान, भाषा, सामाजिक विज्ञान का ज्ञानात्मक विकास के बारे में सच नहीं है, बल्कि अन्य भी अभिरुचि कौशलों के बारे में भी हमें उनसे बात करनी है, ताकि उन और भी चीज़ों का और भी जो उनकी कौशल है उनका भी विकास किया जा सके। फिर गति जो है, गति का शब्द का आज अधिकतर प्राथमिक स्कूल को शिक्षकों के रजिस्टर में ही का अंग बन चुकी है। मतलब जो प्रैक्टिकली करके जो भी चीज़ सीखने की बात है वो क्या हो गई है, आज का सिर्फ टीचर के रजिस्टर में ही रह गई है और उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो हर्बर्ट द्वारा दी गई पाठ्य योजना की परियोजना की कलम भर लगाई गई होती है। वे पाठ के अंत में दिए गए परिणामों एवं अभिप्रेरित होती हैं। योग्यता और क्षमता की बातों के अधिक होने लगती है, लेकिन योग्यता अभी तक परिणाम की तरह ही पाठ में शामिल होती है।
तो बच्चे की योग्यता हम कैसे नापते हैं? बच्चे जो है अगर उस चीज़ों को करने के दे दिया तो बच्चे ने वो किया या नहीं किया, तो इस पर हम बच्चे की योग्यता को मापते हैं। जबकि ज़रूरत यह है कि शिक्षक हर विषय पर 3-4 सत्र की इकाई योजना बनाए और समझ और योग्यता का विकास भी तभी संभव हो पाएगा। फिर हमारा क्या दिया गया है? फिर अनुभवों का नियोजन। तो अनुभवों का नियोजन का क्या मतलब है? किसी प्रक्रिया में यथार्थ में होता है देखने की प्रक्रिया। ज्ञान, मान लीजिए कि बीज का अंकुरन या दूध इकट्ठा करने की विभिन्न अवस्था, या फिर किसी डेयरी उत्पाद के बनने व पैक होने की प्रक्रिया को देखना। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे? मतलब कहीं मान लीजिए बच्चे को कहीं ले जाइए तो वो क्या करेंगे? कोई चीज़ देखेंगे और सीखेंगे। तो यही यहाँ पर बताया गया एग्जाम्पल कि हम बच्चे को कैसे कोई चीज़ सिखा सकते हैं। तो उनके डेली रोज़मर्रा की जो उनके जीवन है उससे कनेक्ट करके, जैसे हम उन्हें डेयरी उत्पाद ले गए तो वहाँ पर ले जाकर उन्होंने हमने उनको क्या दिखाया कि डेयरी में दूध कैसे पैक किया जा रहा है, दूध कैसे इकट्ठा किया जा रहा है। फिर कुछ ऐसी अभ्यास से भाग लेना जिसमें मस्तिष्क व शरीर दोनों का व्यायाम शामिल हो सके। ठीक है, फिर ऐसे अनुभव और विचार विमर्श का मानसिक प्रक्रिया जिससे बच्चे का गुजरना, उदाहरण परिवार या समाज के व्यस्त लिंग भेद या फिर संख्याओं का मानसिक खेल। फिर कोई चीज़ बनाना, मसलन चरखियों का प्रयोग करके कुछ भार उठाने का यंत्र बनाना। मतलब कोई भी चीज़ बच्चे को प्रैक्टिकल देना है। तो यही बताया गया है कि बच्चे को कैसे हम कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं। इनके अनुभव के बाद अध्यापक इस पर चर्चा करे कि भाषा, लेखन, चित्रण या प्रदर्शनी करवा सकते हैं। वे बच्चे के उन प्रश्नों की पहचान करा सकते हैं जिससे वह किसी का जवाब बच्चे चाहते हैं। फिर कुछ पाठ्य पुस्तक की जानकारी के साथ अंतर संदर्भ जोड़कर अनुभव को पृष्ठ और गहन बना सकते हैं। मतलब एक मान लीजिए कोई स्टोरी है, उससे हम कनेक्ट करके बच्चों का अनुभव को गहन बना सकते हैं। मतलब उनको अच्छी तरह से कोई भी चीज़ समझा सकते हैं। अनुशासन एवं सहगामी प्रबंधन, मतलब क्या करना है? बच्चे के अंदर अनुशासन लाना है। ठीक है, तो यही चीज़ बस यहाँ पर है। इतना सारा अब हम पढ़ेंगे तो हमारा पूरा टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है? बस यही सब चीज़ें हैं कि उनके अंदर हम कैसे अनुशासन ला सकते हैं, क्या क्या ध्यान देना है हमें उन पर। फिर शिक्षा का लक्ष्य क्या है, शिक्षा का क्यों देनी चाहिए, शिक्षा का गोल क्या है, मेन गोल क्या है, वो उस पर ध्यान देंगे हम। शिक्षा जो है में व्यापक दिशा निर्देश है जो शैक्षणिक प्रक्रिया के लिए तय किए गए आदेशों और स्वीकृत सिद्धांतों से संगठित बिठाने में मदद करता है। शिक्षा के लक्ष्य समाज और मौजूदा महत्वाकांक्षाओं और ज़रूरतों के शाश्वत मूल्यों के मानवीय आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है। किसी खास समय और स्थान के संदर्भ में उन्हें व्यापक और शाश्वत जो हमारे मानवीय आकांक्षाओं और मूल्यों को समकालीन और प्रासंगिक अभिव्यक्त कहा जा सकता है। तो बस यही सब चीज़ दिया गया है कि शिक्षा का महत्व क्यों है, शिक्षा क्यों यूज़ है, शिक्षा का क्या क्या यूज़ है। बस इसके बाद अब हमारा हाँ, अब कोई टॉपिक नहीं बचता है ना? नहीं, कोई अब टॉपिक नहीं है। अब हम बस इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उदाहरण निम्नलिखित में से किसने दिया है? सभ्यता और प्रगति, गीतांजलि, गोदान, विज्ञान एवं तकनीक। तो सभ्यता और प्रगति जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रतन प्रणाली के मुक्त हो, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत के विषय में सत्य कथन क्या हो जाएगा? तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए या फिर अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत न समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिन्हता पर आधारित हो। तो क्या करना चाहिए? हमें स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। NCF 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान अवरोध करने की प्रक्रिया है। सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, उपरोक्त कोई भी नहीं। तो ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में इसका कौन सा उदाहरण बच्चे को पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखता है? अन्वेषण करना, मतलब खोज करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, विचार का रचना करना, ये सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रीय शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? अभिरुचियों के अनुरूप, आर्थिक स्तरों के अनुरूप, सामाजिक स्तरों के अनुरूप, शारीरिक स्तरों के अनुरूप। तो इसे अभिरुचियों के अनुरूप करने की आवश्यकता है ताकि बच्चे की अभिरुचि उसमें हो और बच्चा सीख सके। बच्चे के शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या जरूरी है? योग, औपचारिक खेल, अनौपचारिक खेल, उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों का मनोसामाजिक विकास के लिए जरूरी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एक उत्प्रेरक की, मतलब एक मोटिवेटर, स्टिमुलेट की, एक उद्देशक की, एक नेता के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक टीचर क्या होना चाहिए? एक उत्प्रेरक के रूप में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? सभी बच्चों के लिए सीखने की क्षमता होती है। सभी बच्चे में स्वभाव के सीखने हेतु प्रेरित होते हैं। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगह पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो मतलब इसमें पूछा जा रहा है क्या सत्य नहीं है? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो बच्चे हैं, हर बच्चा व्यक्तिगत रूप से एक ही स्तर से मतलब सीखता है। NCF 2005 के अनुसार भाषीय अल्पसंख्या वाले वर्गों के बच्चों की शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? उनकी मातृभाषा में, अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, उपरोक्त में से सभी। तो उनकी मातृभाषा में उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श विविध दृष्टिकोणों के माध्यम से डैश की प्रक्रिया को सरल बनाता है। सामूहिक निर्माण, एकल निर्माण, स्वनिर्माण, इनमें से कोई भी नहीं। तो वह सामूहिक निर्माण। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार बच्चे के आंकलन का सही तरीका है वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, दैनिक गतिविधियां, इनमें से कोई भी नहीं। तो दैनिक गतिविधियां सही है। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापक की बात करना निरर्थक है। पिछड़े, फिर सामान्य, कक्षा केंद्रीय या सृजनशील। तो भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में कक्षाओं में डैश अध्यापक की बात करना निरर्थक है। तो वो है सृजनशील। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाता है कि वे अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को, परिवार की असफलता को, तो ये स्कूल की असफलता को दर्शा रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार जो गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए, तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्तनों का निर्माण करना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। डैश चिंताओं के प्रति जागरूकता संपूर्ण स्कूल पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। गणित का, पर्यावरण का, भाषा का, मातृभाषा का। तो पर्यावरण का। कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? पूर्व प्राथमिक स्तर या प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, इन सभी स्तरों पर। तो इन सभी स्तरों पर जो है कला विषय को स्कूली शिक्षा के में शामिल किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने के पर बल देता है? शिक्षा के बोझ के साथ, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा पर्यावरण के साथ, शिक्षा पर्यावरण के बिना। तो यह शिक्षा बिना बोझ के पर बल देता है NCF 2005 जो है। निम्नलिखित में से पाठ्य योजना योजना का दर्शन किसने दिया? हर्बर्ट ने, गिलबर्ट ने, एल्बर्ट ने, हेज़बर्ग ने। तो जो हर्बर्ट है उन्होंने पाठ्य योजना का जो है मार्गदर्शन दिया है। गतिविधि अध्यापक को मौका देती है कि वे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सके, किसी खास बच्चे पर ध्यान दे सके, वे अपने स्व मूल्यांकन करें, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो गतिविधि वे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सके। अनुशासन व्यक्ति के लिए जीवन में बहुत जरूरी है।
खासकर विद्यालय स्तर पर जब उसकी आधारशिला रखी जाती है। विद्यालय स्तर पर अनुशासन का महत्व है, केवल शिक्षकों के लिए, केवल छात्रों के लिए, शिक्षक और छात्र दोनों के लिए, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो शिक्षक और छात्र दोनों के लिए अनुशासन जरूरी है। ओफो। शिक्षा के क्षेत्र में पाठाचार्य शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पर विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता हो। मूल्यांकन प्रक्रिया पर, कक्षा के उपयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री पर। तो यह विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम पर जिस पर विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समावेशकों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक कक्षा के बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो किस लिए किया जाता है? ताकि वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल जो है वो भी सीख सके। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण है। गलतियां क्यों जरूरी है? तो बच्चे को हमें गलतियां भी करनी देनी चाहिए और उन्हें कभी डांटना नहीं चाहिए। तो गलतियां जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण के समूह का वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है, या फिर यह अध्यापकों को बच्चे को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराता है, या फिर बच्चे की परिवार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराता है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करता है। यह कक्षा के बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराता है ताकि ये समाधानों को पहचानने में सहायता मिल सके। तो टीचर को पता चलेगा कि कौन बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, उसका और मूल्यांकन सही ढंग से कर पाएगा और उसका निदान भी कर पाएगा। राष्ट्रीय पाठाचार्य रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? अधिनायक की, अनुमति परक की, सुविधादाता की या सत्तावादी की? तो टीचर की क्या भूमिका है? वह सुविधादाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियोस अपलोड करूँ आपको मिल सके। और इसी तरह क्विक रिवीजन के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।